सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चहेते सेशन पे। टॉपर्स माइंड एकेडमी के इस सेशन में सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है इसके सेकेंड चैप्टर को मैं बताऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैप बहुत इजी प्रोसेस से, छोटा सा सेशन है, छोटा सा सेशन में ही आपका ये पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ पर बोला जाता है कि इंडिया वैरिड लैंडस्केप, मतलब क्या होता है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद डाइवर्स लैंडफॉर्म। डाइवर्स लैंडफॉर्म का मतलब होता है एक सबसे बड़ा, कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। डाइवर्स लैंडफॉर्म है, डाइवर्स लैंडफॉर्म का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके पास हिमालय भी है, इसके पास कोस्टल प्लेन्स भी है, इसके पास प्लेन एरिया भी है, इसके पास पहाड़ पर्वत भी है, ठीक है, पिक्स हैं, इसके पास क्या है कि प्लेक्चूस भी है, ठीक है, इसके पास क्या है कि इसके पास डेजर्ट एरिया भी है ना? तो बहुत सारा इसके पास अलग-अलग तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, इसके पास बहुत सारा वैली भी है, ठीक है? तो अलग-अलग देखने को चीज़ें मिल रही हैं आपके इस इंडिया में, इसीलिए इसको एक डाइवर्स लैंडफॉर्म बोला जाता है। समझ में आया? फ्रॉम द रग टेरेन ऑफ द माउंटेन टू द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द प्लेन, ठीक है? माउंटेन का मतलब मैं यहाँ एक क्लियर तरीके से आपको बताता हूँ कि क्या होता है। कि माउंटेन, अभी मैं आगे बताऊंगा कि माउंटेनियस एरिया से लेकर क्या क्या प्लेन एरिया में होता है। जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बोलता है कि द पेनिनसुलर प्लेटू इज एंशिएंट एंड स्टेबल, मतलब क्या बोल रहा है। चलिए मैं एक पेज लेकर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। ये आपके इंडिया के लोकेशन है, ठीक है। रफली एक इंडिया आपको ड्रॉ करने के लिए आना ही चाहिए। मैंने, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप हुए होंगे। तो यहाँ पे आपके जो देखने को मिल रहे हैं, कहता है कि पेनिनसुलर प्लेटू इज एंशिएंट एंड स्टेबल और यंग लैंडफॉर्म, द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर जियोलॉजिकली रिसेंट एंड स्टेबल अनस्टेबल जोन्स। अनस्टेबल जोन्स का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मैंने कोई सेशन पे या फिर इस चैनल पे शायद पढ़ा रखा है, या फिर मैं बता देता हूँ कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड था वो एक ही पहले हिस्से में था, फिर दो हिस्से में बटा, फिर नीचे वाला जो हिस्सा है इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस इसके लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर गोंडवाना लैंड होता है, गोंडवाना लैंड से ही इंडिया का प्लेट टूट कर निकला था। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, नीचे साउथ पार्ट का हिस्सा था। जब ये मूव करने लगा यूरेशिया की तरफ, यूरोप और एशिया का प्लेट की तरफ मूव करने लगा, तो जब मूव कर रहा था ना, तभी इसके प्लेट पे, मतलब ये वाला पर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या है कि यहाँ पर माउंटेन्स, माउंटेन सिर्फ यही नहीं है, माउंटेन्स तो आपकी जो नीलगिरी माउंटेन्स वगैरह हैं ये भी कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर फॉर्म हो चुका था, यहाँ पर अरावली का फॉर्म हो चुका था। ये बाद में जाकर टकराता है और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके फॉल्ट, मतलब जब दो लैंड मास टकराता है तो वहाँ पर ऊंचा उठता है। तो उसी तरह से ये टकरा कर जाकर यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया और ऊंचा उठा, तो क्या हो गया, ऊंचा उठने के बाद यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। और जब हिमालय बना तो उसी के पानी से, उसी का जो पत्थर है वहां से मिट्टियां टूट फूट कर, पत्थर टूट टूट कर जो सेडिमेंट्री रॉक है वो मिट्टी बनी, और मिट्टी बनने के बाद यहाँ पूरा इस इलाके को क्या एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा कंपेरेटिवली जो यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर जो माउंटेन्स है, ये तो पुराना है। तो हमारा क्या है, वही चीज यहाँ पर पहले कह रहा है कि द पेनिनसुलर प्लेटू इज एंशिएंट एंड स्टेबल है। तो पेनिनसुलर प्लेटू हमारा क्या है, आप आगे पढ़ेंगे कि हमारा ये जो पार्ट में यहाँ जो भी हमारा हिस्सा आता है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। ओके, हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, मतलब ये वाला हमारा बहुत 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 पुराना है, माउंटेन से भी बहुत पुराना। समझ में आया? मैंने बताया ना क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब प्लेट मूव कर रहा था, इंडिया जब मूव कर रहा था आगे की ओर, ठीक है, प्लेट मूव कर रहा था अपनी जगह से, अपनी इधर उधर मूव करता है। वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, 11-12 में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, और अल्फ्रेड वेगेनर साहब की एक थ्योरी है। तो उसमें क्या देखा है कि ये चीज क्या कर रहा है कि ये मूव कर रहा था तो टकरा गया जाके, तो लैंड मास टकराने से उठता है, उसी को हिमालय बोले। लेकिन उससे पहले ही जब मूव कर रहा था तो उस बड़ा सा प्लेट पे पहले ही आपके बबल्स निकल गए थे, मतलब छोटे छोटे जो माउंटेन्स है वो निकल गए थे। और इसमें सबसे पुराना अरावली को बोला जाता है, जो राजस्थान में इस जगह पे है। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पर फिजियोग्राफी डिवीजन के बारे में बताता हूँ। अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया में फिजियोग्राफी कैसे होगा, ठीक है, किस तरह से फिजियोग्राफी हमारे इंडिया का होगा।
ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा नहीं बना, क्योंकि चलिए, मैं अभी आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले आपके माउंटेन के बारे में बोला जाता है, तो इस एरिया में जो भी होगा आपका, ये माउंटेनियस एरिया है। इसी में आपका नॉर्दर्न प्लेन्स बोला जाता है, तो ये हमारा एरिया क्या होगा, ये हमारा एरिया क्या होगा, ये नॉर्दर्न एरिया है। मतलब इसको 1 नंबर देता हूँ, ये 1 है, तो ये हमारा 1 नंबर हो गया। ये नॉर्दर्न प्लेन्स 2 नंबर है, तो ये 2 नंबर हो गया। समझ में आया? यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ पर आप सभी को पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करता है। तो ये वाला जो एरिया हमारा होता है, यहाँ एक्चुअली ड्रॉ ठीक से नहीं हुआ है। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू 3 नंबर का है, ये 3 नंबर हुआ। अब इंडियन डेजर्ट की बात करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मरुस्थल क्रिएट हुआ है, जिसको 4 नंबर हम बोलते हैं। तब हम बोलते नहीं है, मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ। तो ये 4th नंबर मतलब यहाँ पर क्रिएट है। थोड़ा सा मरुस्थल एरिया है, जो राजस्थान के एरिया में पड़ता है, थोड़ा बहुत गुजरात एरिया में भी आ जाता है। कोस्टल प्लेन की मैं बात करूँ, तो कोस्टल प्लेन हमारा क्या होगा, कोस्टल प्लेन मतलब जो इस एरिया में फॉर्म हुआ है, कहाँ पर, जहाँ पर आपको समुद्र देखने को मिलता है, वहां पर ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, कोस्टल प्लेन्स मतलब पानी की लहरें जमीन पर चढ़ती हैं, तो अपने साथ बालू, अंदर का जो मटेरियल है उठा के एक जगह लेयर बना देती है, जिसको आप गोवा का बीच जाते हैं, मंदारमनी जाते हैं, दीघा बीच वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं, तो अलग अलग बीच जो आपको जाते हैं, मैरिन बीच जाते हैं, कहीं भी आप बीच जाते हैं तो वो चीज़ आप देखते हैं। पटना वाला मैरिन बीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चेन्नई वाली बात कर रहा हूँ। तो ये बीच जाते हैं, वहां पर आपको जो लंबा जगह देखने को मिलता है, वो इसी तरह से फॉर्म होता है। और यहाँ पर आइलैंड की मैं बात करता हूँ, तो अरेबियन सी में यहाँ पर आइलैंड देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं लक्षद्वीप। और यहाँ पर आपको आइलैंड देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल तरीके से सारी सारी चीजों को बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप हिमालयन माउंटेन के बारे में देख रहे हैं। क्या हिमालयन माउंटेन यंग है? जी बिल्कुल यंग है। ठीक है, भले ही इसे बने हुए लाखों साल हो गए हों, लेकिन यंग ही है ये कंपैरेटिवली। अरावली इससे भी पुराना है। ठीक है, अब यहाँ पर यंग फॉल माउंटेन क्या कहता है, दिस जियोलॉजिकल यंग माउंटेन्स स्ट्रेचेस ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, फॉर्मिंग एन आर्क ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। आर्क मतलब जो ऊंचा ऊंचा वाला पार्ट होता है ना, इसी को आर्क कहते हैं। अब नॉर्दर्न इंडिया में मैं बात करूं, तो एक, सॉरी, ये जल्दी से मैं फॉर्म कर देता हूं ताकि आपको लगे कि कुछ तो फॉर्म हुआ है यहाँ। ठीक है, ये कैसा इंडिया हो गया मेरा, इसकी आकृति विकृति में बदल रही है। चलिए, समझने के लिए काफी है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है कि नॉर्दर्न बोर्ड ऑफ ओवर द नॉर्दर्न बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर्मिंग एन आर्क ऑफ द 2400 किलोमीटर। तो नॉर्दर्न बोर्ड यहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न बॉर्डर में यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिल रही है कि नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जो 2400 किलोमीटर में स्ट्रेच है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या मिलता है, ये आर्क लेवल मतलब ये ऊंचा ऐसे ऐसे करके, इसलिए आर्क फॉर्म में है। समझ में आ गया? अब अच्छा, यहाँ तो समझने वाली बात है कि भाई हिमाद्री है, 3 तरह का ये आर्क देखने को मिलता है, हिमाद्री है, हिमाचल है, और शिवालिक शिवालिक है। मैं और तरीके से क्लियर करता हूं इसको, कि सबसे पहले ऐसे करके मिलेगा ऊंचा, फिर आप क्या होगा, फिर ऐसे करके मिलेगा, और फिर ऐसे करके मिलेगा, और फिर ऐसे करके मिलेगा। अब यहाँ पर मैं 4 ऊंचाई को दिखा रहा हूँ, आप बोलेंगे सर 3 ऊंचाई हमें पढ़ना है, तो बिल्कुल ये वाला जो इलाका है, ये ट्रांस इलाका है आपके किसका, तो ट्रांस इलाका है तिब्बत का। अभी हमें नहीं पढ़ना है इसके बारे में, हमें पढ़ना है शिवालिक। शिवालिक हमें पढ़ना है मिडिल। ठीक है, हमें पढ़ना है ग्रेट। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो नाम हिमाचल दिया हुआ है, आप कहाँ कहाँ क्या क्या लिख रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, इसी को बोला जाता है, मिडिल को ही लेशर भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है हिमाचल। ठीक है, हिमाचल। ओके,
तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसको इसको बोला जाता है आउटर, शिवालिक को बोला जाता है आउटर, और ये वाला जो हमारा बोला जाता है ये बोला जाता है इनर, इनर माउंटेन। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है कि सर आउटर इनर क्यों बोला जाता है, थोड़ी समझने वाली बात है। हमारा इंडिया जो हम सब रहते हैं इधर रहते हैं कि नहीं, तो हम इधर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका ये साउथ पार्ट हो जाएगा, और ये किधर चढ़ना करेंगे नॉर्थ। अब साउथ का मतलब आप साउथ इंडिया नहीं चले जाएंगे, मतलब आप जब आपके साइड, आप जहाँ नॉर्थ इंडिया में आप हैं, या नॉर्थ इंडिया से अगर आप देखेंगे कि आपका माउंटेन किधर है, तो ऑब्वियसली आप अपने नॉर्थ में पाएंगे, तो आपको ऐसे एक ही बार में आप ऊंचा वाला चढ़ेंगे तब नीचे वाला नहीं चढ़ेंगे ना। आप क्या करेंगे कि पहले शिवालिक जा रहे हैं, फिर नीचे गए, फिर आपको जाना है मिडिल हिमालय, फिर आप नीचे गए, फिर आपको ग्रेट हिमालय मिलेगा। तो इस तरह से आपकी चीजें बढ़ती जा रही है हाइट में, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है एक सी लेवल से, है ना, एक सी लेवल से इसका हाइट, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्या पढ़ने को मिल रहा है कि हमारा क्या है, हिमाद्री, जिसको कहते हैं ग्रेट हिमालय, तो क्या कहता है, नॉर्दर्न मोस्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, लॉफ्लिएस्ट जो उसके पीक है एवरेज 6,000 मीटर है। बिल्कुल, यहाँ जो आपके कहते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट है, बिल्कुल आपके नॉर्दर्न मोस्ट में ये पॉइंट है ना, नॉर्दर्न मोस्ट में ही आपका देखने को मिलता है। आपके साइड से आप इधर जाएंगे तो आपके नॉर्थ साइड से ही देखने को मिलेगा, नॉर्थ आप जा रहे हैं, क्लियर, तो आपके नॉर्दर्न मोस्ट में है। अच्छा, सी लेवल से इसमें जो सबसे हाईएस्ट यहाँ का पीक होगा, उसका जो एवरेज हाइट होगा, एवरेज हाइट, आप ये मत बोलना कि सर इसका मैक्सिमम हाइट, क्योंकि आपको पता है ना बेटा एवरेज क्या होता है, अगर 2 है, 4 है, 8 है, तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा 2 + 4 + 8/3। अब इसको निकाल लो, जो इसका है उसका एवरेज हाइट है, तो इसका एवरेज हाइट लिया जाता है कि यहाँ का सबसे नीचे और सबसे ऊपर का जो जोड़कर जो मिडिल हमारा लिया जाएगा उसको एवरेज हाइट लिया जाता है। ओके, तो ये हमारे आ, अब ये हमारे क्या है कि एवरेज हाइट वाले हैं, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग जनरली इसमें बहुत कुछ नहीं देखते हैं, इसमें हम लोग आगे चलेंगे तो नेपाल हिमालय वगैरह में क्या देखने को मिलता है, तो माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के बारे में बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, माउंट मैं थोड़ा क्लियर तरीके से लिख देता हूँ, आप बच्चों को नोट्स करना पड़ेगा, आप नोट्स करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे जैसे तैसे गंदे तरीके से नहीं, ठीक है। तो सबसे माउंट एवरेस्ट की मैं बात करूं तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो ये बच्चा नेपाल वाला पार्ट में पड़ता है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर लिखता है, लेकिन याद रखिएगा 8850 मीटर भी होता है, ठीक है, क्योंकि 2 मीटर बढ़ चुका है। बोलेंगे सर ये बढ़ता है क्या हमारे आपके जैसा, नहीं नहीं, बात ये है कि अभी बहुत हलचलें हो रही हैं इसके नीचे, तो जो 2 लैंड मास टकराया था, तो 2 लैंड मास टकराने के बाद ये प्रेशर से और नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा तो ये तो उठेगा ना, तो 2 मीटर ऐसे ही उठ गया। दूसरी बात हमारी क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है मिडिल हिमालय, जिसको हिमाचल कहते हैं, जिसको लेसर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि सर इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट पढ़ना है हिल स्टेशन क्या क्या है, ठीक है, हिल स्टेशन क्या क्या है। तो हिल स्टेशन क्या है, सबसे पहले आप देखिए रानी खेत, है ना, उसके बाद क्या है कि नैनीताल, नैनीताल से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको रानी खेत देखने को मिल जाएगा। नैनीताल उत्तराखंड में जाएंगे, ये पोर्शन आपको उत्तराखंड वगैरह में पड़ता है। और क्या देखने को मिलता है, मसूरी, ठीक है, और और भी क्या देखने को मिलता है, जैसे और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे शिमला, शिमला देखने को मिलता है, शिमला मिर्च नहीं, शिमला जहाँ घूमने जाते हैं आप, तो शिमला ये है, तो यहाँ पर यहीं पर एक्चुअली ओरिजिनेट तो शिमला मिर्च का यहीं से होता है, हुआ है, तो शिमला ये देखने को मिला, ठीक है। तो ये आपके जो हिल स्टेशन है यहीं पर आपको देखने को मिलता है। इसका एवरेज हाइट 4000 कुछ किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद जो हमारा देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है देखने को, शिवालिक, शिवालिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये आउटर हमारा है, आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट क्या है यहाँ का, भाई एक चीज तो याद रखना पड़ेगा, आउटर का मतलब होता है कि यहाँ से इसको बाहर निकाला गया, मतलब ये शुरू शुरू में है, मतलब आउट में है। इनर इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये इधर ट्रांस हिमालय है, इधर मिडिल हिमालय है, इसको इनर में है, बीच में फंसा हुआ है बेचारा, तो ये इनर है। बाकी शिवालिक की बहुत ज्यादा हाइट है नहीं, तो इसको बीच में मतलब नहीं बोला जाता है वैसा, बस इस साइड है तो इसको आउटर लिया जाता है।
अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दून्स है, जिसको बोलते हैं दून्स। अच्छा, दून्स क्या होता है, जैसे एक बड़ी पहाड़ी चल रही है ना, बड़ी पहाड़ी चल रही है इस तरह से, और उसके बगल में एक और उसी तरह से सेम पहाड़ी चल रही है। अब जब दो पहाड़ी चलेगी तो बिल्कुल इसके बीच में गैप होगा, मतलब वैली टाइप की होगी, तो इसको हम लोग कहेंगे दून्स। तो आपका सवाल दिमाग में आना चाहिए कि सर जो ये पहाड़ी चली ऐसे हुई, इसके बीच में जो गैप है उसी को दून बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग वैली, ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत पैरेलल तरीके से लॉन्गिट्यूड, मतलब पैरेलल तरीके से बहुत दूर तक अगर वो रन कर रही है, बहुत दूर तक चल रही है, तो इस बीच वाली जगह को हम लोग बोलेंगे दून्स। और इसी दून्स में कौन कौन सा दून्स आता है बच्चों? इसी में दून्स में आता है हमारा, जैसे देहरादून, क्या आता है? देहरादून। और क्या आता है? बिहार के पास आपका आता है रामेश्वरम दून्स, ठीक है, रामेश्वरम दून। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इस तरह से इसके नाम है जो चलता है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। एवरेज 10 से 50 फीट की इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, सॉरी मीटर, किलोमीटर की चौड़ाई होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखना है, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन जहां से पूछे जाएंगे वहीं से हम लोग को डील करना है, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर की चीजें डील नहीं करनी है, ओके। अब नॉर्दर्न प्लेन की मैं बात करूं, अभी आपका मैं सेशन एक शॉर्ट वे में ले रहा हूं, जहां से आपके सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन की मैं बात करूं तो नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है, ठीक है, ग्रीनरी ऑफ इंडिया, हमारा क्या है ये, जो हिमालय वाला पार्ट था उसके नीचे वाला इंडिया वाला पार्ट है, वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। मैं अगर यहाँ बात करूँ तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन हुआ। क्यों नॉर्दर्न प्लेन हुआ, हम मेरा प्लेन ही क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो हिमालय है, हिमालय से बहुत सारी नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स रॉक को लाती है, एक साथ टकराती है, टकराने के बाद टूटती है, पानी के साथ बहती है, उसके डस्ट बहते हैं, और वो उसके डस्ट जब उस एरिया में स्प्रेड होते हैं तो वो एक लेवल में आता है, प्लेन एरिया बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, क्लियर। तो नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है इसको। तो इस चीज को हम लोग को देखना है। अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म करने वाले कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल रिवर हैं? तो सबसे पहले इंडस है। किधर करता है भाई इंडस, देख लो, इंडस यहाँ से निकलती है और इस एरिया में करती थी। इसके जितने भी ट्राइब्यूटरी हैं वो प्लेन पंजाब एरिया में कर रहा है। उसके बाद उसके बाद कौन सा है? गंगा। तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा पे मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है कि गंगा किधर से चलती है। गंगा यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर इस एरिया में इसकी अपने ट्राइब्यूटरी के साथ ये फॉर्म करता है, जो सबसे बड़ा गैंगेटिक प्लेन कहते हैं इसको। ये सबसे बड़ा प्लेन एरिया फॉर्म करती है। उसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पर रिवर सिस्टम में फॉर्म करती है? ठीक है, देखो, यहाँ जो हमारा ब्रह्मपुत्र एंटर करती है तो उसके बाद से इसके लोहित वगैरह जो ब्रह्मपुत्र, इसका देहांग कहलाती है, रोहित है, जो मैं अभी रिवर सिस्टम में आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इससे आसाम वाले इलाके में जो प्लेन फॉर्म होता है उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ये हमारा एरिया है, ठीक है, समझ में आया? This vast plain is made up of the fertile alluvial soil. Alluvial soil always fertile होता है, ये चीज याद रखना कि alluvial soil क्या होता है, always fertile होता है, क्योंकि नई नई मिट्टी है और नई चीजें में fertile ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी रेट बहुत होती है। तो अलुवियल जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक से टूट टूट कर जहाँ जमा हुआ पड़ा है, उस जमीन पे प्लेन बना है, यही हमारा एलुवियल सॉइल है, जो बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। एक्सट्रीमली फर्टाइल, आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सट्रीमली मतलब क्या होगा कि बहुत ज्यादा, जो शुरू शुरू में जिस पे खेती नहीं हुई, नया नया मिट्टी है, उस पे क्या होता है कि आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब बहुत अच्छा एग्रीकल्चर उस पे हो सकता है। आप देखते हैं बिहार इलाके में जब बाढ़ आती है तो कभी कभी आप देखना कि जब पानी सूखने लग जाती है तो लोग नाव से जाते हैं और बीच में जहाँ टापू टाइप का बना रहता है वहां पर जाकर लोग खेती करते हैं, बहुत अच्छा ग्रो होता है, फिर उस खेती को नाव से काट कर लाकर मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। बाढ़ आने, अब ये मत बोलना कि सर बाढ़ से बढ़ जाता है। बाढ़ जब आती है और खत्म हो जाती है, जब हमारा पानी का सीजन खत्म हो जाता है तब, क्योंकि ये नई मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, बहुत तेजी से ये होता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, सब्जी होता है, जो आपको अक्सर पटना वगैरह में देखने को मिलता है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों होता है ये जगह? क्योंकि अब यहाँ पर पूरा फर्टाइल एरिया है, यहाँ मिट्टी जमी हो गई है,
तो यहाँ पर भी क्रॉप्स ज़्यादा होगा ना, और जहाँ क्रॉप्स होगा अच्छे से होगा वही लोग बसते हैं ना, क्लियर। जहाँ क्रॉप्स ज़्यादा होता है, खेती जहाँ होती है वहीं लोग बसते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि डेंसली पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, और वाटर सप्लाई, अब इसके अगल बगल भी जो नदी बह रही है वहाँ से पानी भी ले सकता है। और वाटर सप्लाई की मैं बात करूँ तो इस नदी से लेगा, और फर्टिलिटी की मैं बात करूँ तो ये मिट्टी है जो अच्छा एग्रीकल्चर कर सकता है। सेक्शन सेक्शन की बचा, जैसे पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ इस चीज को कि क्या कहता है ये। आ, पहले मैं इसे थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत ही वाहियात तरीके से गंदा हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा इंडिया का जो पोर्शन है मिट गया है। आई एम वेरी सॉरी, मैं इसे पुनः चित्रित करने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखो, अब हमारा सबसे पहले क्या, हम लोगों को क्या पढ़ना था अभी, हम लोगों को पढ़ना है कि पंजाब प्लेन्स वेस्ट, गंगा प्लेन्स सेंट्रल, और ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ है। अभी मैंने बताया ना यहाँ पे कि हमारा पंजाब प्लेन कहाँ होगा, इस एरिया में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस रिवर निकल रही है, जिसके साथ झेलम, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, जो पूरा रिवर निकल रही है, उससे जो यहाँ पर एक प्लेन एरिया, मतलब यहाँ पर जो फॉर्म होता है एक प्लेन, उसको कहते हैं पंजाब प्लेन्स। फिर कहते हैं गैंगटिक प्लेन, जो कहते हैं गंगा प्लेन, यहाँ से फॉर्म होता है, यहाँ आती है, और ये पूरा फॉर्म कर देती है, इसकी ट्राइब्यूटरी यमुना भी निकलती है। मतलब यहाँ पर एक रिवर, एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है इस एरिया में इंडिया के, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं गैंगटिक प्लेन। अच्छा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, कहाँ से, तो बोखारचू ग्लेशियर से। ठीक है, सॉरी, बुखारचू से तो ये इंडस निकल रही है ना, यहाँ से निकलती है, छेमा युमडुंग ग्लेशियर से निकलती है, कौन, ब्रह्मपुत्र, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे रिवर सिस्टम में। तो यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पूरे असम वाला जो एरिया है यहाँ पर एक क्रिएट कर रही है, इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बोलते हैं। ये क्या हुआ, ये हमारा एक मिनट बच्चों, ये हमारा गंगा प्लेन हुआ, ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन हुआ, ये हमारा पंजाब प्लेन हुआ। क्लियर? कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत है बच्चों, एक बार आप बताएंगे कि क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक सारे बच्चों को सही सही चीजें क्लियर है? क्या मैं यहाँ पर सारी चीजों को क्लियर कर पा रहा हूँ? क्या बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? आप कमेंट में करके बताएंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं चीजों को और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ पर एक अच्छा क्लास आपको दिया जा रहा है, फिर भी आपके जो डिमांड्स हैं मैं सप्लाई दूंगा। अब बचा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जो आपको पहाड़ दिखा दे रहा है ना, मतलब छोटे छोटे पठार बनते हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपके इस तरह से पठार दिखते हैं, ये क्या है? ये प्लेटूस हैं बच्चा, प्लेटूस पठार हैं छोटे छोटे। क्या पठार हैं कि ये कैसे बनता है, तो ये प्लेटूस का फॉर्मेशन होता है वॉल्केनो से। वॉल्केनो मतलब, वॉल्केनो मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी जब फटता है ना, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी फटने के साथ साथ क्या होता है, ये ज्वालामुखी फटने के साथ ही क्या होता है कि वो बीच में जो लावा, गर्म लावा है वो निकलना शुरू होता है, और वो एक रॉक का रूप ले लेती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्लेटूस वगैरह, इससे फॉर्म होता है। ठीक है, कहता है अ टेबल लैंड composed of the all crystalline and the igneous and the metamorphic rock, it was part of the ancient Gondwana land। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इट इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट गोंडवाना लैंड। हमारा पूरा इंडिया ही गोंडवाना लैंड का पार्ट है, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो जाके भिड़ गया है यूरेशियन प्लेट से। तो नीचे वाला जो हमारा पार्ट है, जो पहले फॉर्म हो चुका था गोंडवाना लैंड के साथ, पेनिनसुलर प्लेटू, वो जैसे का तैसे रह गया है। वो हमारा अभी भी कहलाता है गोंडवाना पार्ट। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा अभी भी कहलाता है कि भाई हमारा गोंडवाना वाला पार्ट है ये। समझ में आया? तो ये हमारे गोंडवाना पार्ट्स हैं। क्लियर? लैंड है। इग्नियस रॉक क्या होता है?
तो आपने क्लास 7 में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा कि इग्नियस रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। जब ज्वालामुखी फटती है, इससे लावा निकलती है गरम-गरम, जहाँ निकलती है वो पहले बहती है, फिर धीरे-धीरे करके टाइट होती है, एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, वो इग्नियस रॉक है। फिर क्या होता है, एक प्रोसेस के द्वारा हमारा आगे ये चीज़ बढ़ता है, टूटता-फूटता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है ना? फिर वो एक एक रॉक साइकिल चलता है जो क्लास 7 में आपको पढ़ना है, ठीक है? अब यहाँ पर हमारा क्या होता है कि टू ब्रॉड डिसीजन की मैं बारे में बात करूं तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में होता है। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है बताओ? सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू, दो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी आपको क्लियर तरीके से बताऊंगा। नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर जिसको मालवा प्लेटू कहते हैं, और डेक्कन ट्रायंगुलर लैंडमास साउथ ऑफ द नर्मदा एंड फेमस इट्स ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप और द वॉल्केनिक ओरिजिन। यहाँ आप पिक्चर में देखिए क्या है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। यहाँ ये जो हमारा है, ये हमारा ये पूरा ये पार्ट हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा पार्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है। यहाँ जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ये पूरा इंडिया है, इस इंडिया के सेंट्रल पार्ट में है, और इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इसका इस जगह पे मालवा प्लेटू है। मालवा, मालवा चाहिए मुझे, मालवा चाहिए मुझे, वो मूवी है ना कोई, विजयराज, अग्निपथ में, ठीक है। ये मालवा प्लेटू है, समझ में आया? ये मालवा प्लेटू हो गया। और यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैं आगे, ये जो विंध्या रेंज है ना, विंध्या रेंज के ऊपर वाला ये पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड हमारा कहलाता है। फिर नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा डेक्कन पार्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेक्कन पार्ट्स कहलाता है ये वाला। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ हमारे जो पढ़ने हैं कि नर्मदा रिवर कहाँ बहती है भाई, मैं अभी इसमें भी बता ही देता हूँ कि यहाँ से निकलती है और ऐसे करके बहती है। क्या अलग कलर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ से नर्मदा रिवर इस तरह से निकलती है नर्मदा रिवर, और यहाँ यहाँ पर आकर गिर जाती है, ठीक है। और एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है, जो चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे अभी अब वो चीजें जरूरत नहीं है। ओके, सो ट्रायंगुलर, अब डेक्कन पार्ट में क्या कहता है, ट्रायंगुलर लैंडमास साउथ ऑफ द नर्मदा फेमस फॉर इट्स ब्लैक सॉइल। फेमस फॉर इट्स ब्लैक सॉइल का मतलब डेक्कन ट्रैप ऑफ वोल्केनिक सॉइल। आपको पता है ना कि जब आपके इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग जो हैं वो अटैक किए थे, तो कॉटन का यहाँ बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुआ था। तो कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों नहीं नॉर्थ में सेट हुआ? इसी रीजन में क्यों सेट हुआ? क्योंकि ये वाला रीजन जो है वो ब्लैक सॉइल से लेस्ड है। तो ब्लैक सॉइल से लेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि ये ब्लैक सॉइल जो यहाँ बना है, ये हमारा सॉइल जो होता है वो कॉटन के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉटन के लिए। इसलिए यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ धागे बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा ग्रो करती है, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल इसी एरिया में हमारा पूरा मिलता है। ओके, उसके बाद हम लोग को देखते हैं, मैंने पहले ही बताया भाई कि ये नर्मदा है, नर्मदा रिवर है। इसके साउथ के पार्ट में, इस पार्ट को हम लोग जो है, ये हमारा साउथ के इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एक कलर ले लेता हूँ मैं इससे, मतलब इस पार्ट को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड बोलेंगे, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्कन प्लेटूज बोलेंगे, ठीक है। और ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा को बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। समझ में आया? सेंट्रल हाईलैंड और ये डेक्कन प्लेटू, और ये पूरा को हम लोग बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू बोलेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं मैं। आगे हमारा है घाट्स। वाव, घाट्स क्या होता है? तो घाट्स हमारा है जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की मैं बात करता हूं। अगर मैं इंडिया का फॉर्मेशन, यहीं पर इंडिया का फॉर्मेशन भी कर देता हूं। इंडिया के इस पार्ट में, यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ पर कोस्टल एरियाज होंगे, ठीक है। इससे थोड़ा सा हटकर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा हटकर इधर ईस्टर्न ईस्टर्न घाट होगा, और इधर के इसमें क्या होगा, ये वाला ये होगा वेस्टर्न घाट। अच्छा, घाट्स में क्या होता है, जैसे वेस्टर्न घाट में क्या होता है, मार्क द
वेस्टर्न घाट एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, बिल्कुल मार्क मैंने कर दिया है, टेंशन ना लें। कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कैन बी क्लोज थ्रू द पासेस ओनली, पासेस इसमें तीन तीन पासेस की मैं बात करता हूँ। थाल घाट, कौन कौन से, तो थाल घाट, भोर घाट, ठीक है, और पाल घाट। ये थाल और भोर कहाँ पर मिलेगा, महाराष्ट्र के पास, और पाल घाट कहाँ पर मिलेगा, पासेस कहाँ मिलेगा, तो ये केरला के पास मिलेगा। तो ये पासेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए बोला गया है कि डिस्कशन करना है। तो ये पास क्या होता है, एक आपका जो है जैसे पहाड़ी इलाका है, तो आप इधर इस पहाड़ी इलाके से पास करके इधर पहाड़ी इलाके में चल जाते हैं, तो बीच का रास्ता जो होता है ना, उसको पासेस कहते हैं, दर्रा कहते हैं हिंदी में। समझ में आया। अब हायर क्या होता है, हायर एवरेज एलिवेशन 900 टू 1600 मीटर, बिल्कुल यहाँ के जो घाट्स की जो ऊंचाई है, तो वो एवरेज मतलब 900 से लेकर कितना होगा, 1600 मीटर्स में एवरेज इसकी ऊंचाई होती है, मतलब कम से कम 900 मीटर, अधिक से अधिक 1600 मीटर की ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। ओके, हाईएस्ट पीक यहाँ की अन्नामुदी है। अन्नामुदी कहाँ पर होगा, एकदम यहाँ पर जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, वहां पर ही देखने को मिलेगा अन्नामुदी। अन्नामुदी, अन्नामुदी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी में हम लोग को और भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब कहता है काउजेज, ये छोड़ो, ईस्टर्न ईस्टर्न घाट्स क्या होता है, जैसे ईस्ट पार्ट का जो घाट है कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर जाकर जहाँ पहाड़ पर्वत शुरू हो जाता है, वो हमारा घाट्स कहलाता है और ईस्टर्न घाट हो जाता है। कहता है डिसकंटिन्यूस क्या होता है, इरेगुलर एंड डिसेक्टेटेड बाय रिवर्स फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल कुछ रिवर्स है, जैसे मैं दो रिवर के बारे में बात करता हूँ, जैसे नर्मदा, नर्मदा है और तापी है, ये किधर गिरती है, तो ये अरेबियन सी में गिरती है, आके एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है। बाकी रिवर किधर फ्लोइंग है, तो ईस्ट फ्लोइंग है, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग थी, ये ईस्ट फ्लोइंग है, जो कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। बे ऑफ बे ऑफ बंगाल में जितनी भी रिवर ये है, सब कहाँ गिर रही है, तो इधर से जो आपके इंडिया का बे ऑफ बंगाल में आकर गिर रही है। भाई बे ऑफ बंगाल में गिरने से क्या होता है, ये जो हमारा घाट से उसको अलग अलग करता है ना, अलग अलग कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ लोअर क्या होता है, एवरेज एलिवेशन ऑफ द 600 मीटर, इधर ऊंचाई ज्यादा था वेस्टर्न घाट में, लेकिन ईस्टर्न घाट में ऊंचाई कम है, क्यों, क्योंकि इधर स्लॉप ज्यादा है। इसीलिए तो इधर की जितनी भी नदियां हैं सब इधर बह रही है, इसकी ओर बह रही है, क्योंकि इधर स्लॉप ज्यादा है, इधर हाइट कम है, इसलिए इधर बह रही है, इधर हाइट ज्यादा है, इसलिए दो ही रिवर, एक नर्मदा और एक तापी बह रही है, बाकी सारी रिवर किधर, तो ईस्ट की ओर बह रही है। हाईएस्ट पीक की मैं बात करूं तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा के पास आपको देखने को मिलता है महेंद्रगिरी, यहाँ पर। इधर के हाईएस्ट पीक कौन से, तो ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक देखने को मिलते हैं। समझ में आया। डेल्टा का फॉर्मेशन कौन करता है, अगर आपको बोले कि डेल्टा का फॉर्मेशन, हालांकि आपको रिवर्स वाले में पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा डेल्टा का फॉर्मेशन करता है इधर के रिवर्स करते हैं, ठीक है, वो मैं रिवर वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा। इंडियन डेजर्ट की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इंडियन डेजर्ट मरुस्थल ये कहाँ है, राजस्थान इलाका में देखने को मिलता है। या आप वो वाला अल हबीबी वाला जगह पे नहीं सोच लेना कि ये दुबई वाला जगह पहुंच गए हैं। ये हमारा क्या है, ये बस देखने में लग रहा है कि दुबई वाला जगह है, लेकिन इसी तरह के हमारे डेजर्ट क्रिएट कहाँ है, इसी तरह के हमारे डेजर्ट क्रिएट है राजस्थान में, जो आपने बॉर्डर मूवी में सुनील दत्त को देखा होगा कि इसी पे सोए रहते हैं आराम से। द ग्रेट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट कहते हैं, बिल्कुल इंडिया वाला का नाम क्या है, थार है। साउथ सॉरी अफ्रीका वाला का नाम क्या है, अफ्रीका वाला का नाम क्या है, सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का है वो सहारा है। तो थार कौन सा है, इंडिया वाला का है, याद रखना, ठीक है। इंडियन डेजर्ट ये क्या कहता है, लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, मैंने पहले ही आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट हमारे हैं, यहाँ पर अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स, और इसके वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर आपके घाट, ये डेजर्ट देखने को मिलता है। डेजर्ट देखने को बहुत क्लियर तरीके से मिलता है। अरावली हिल्स यहीं पर है, अरावली रेंज में अरावली हिल्स देखने को मिलता है। इसकी सबसे हाईएस्ट पिक है, हाईएस्ट जगह है माउंट आबू हिल स्टेशन है, और इसके हाईएस्ट जो पॉइंट है उसको कहते हैं गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, टेरेन, ठीक है। टेरेन क्या होता है, ऐसे ऐसे जगहों को हम लोग टेरेन कहते हैं, सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड दून्स, ठीक है, जिसको बर्चेन्स कहते हैं। सीधी सी बात है यार, बालू जमा हो गया, ऊंचा हो गया,
यहाँ गड्ढा हो गया, फिर बालू जमा हो गया हवाओं से, फिर ऊंचा हो गया। तो एक तो हमारा क्या होता है जो डून्स बन जा रहा है ना, उसको कहते हैं बर्चेन्स। हमने पहाड़ी का वाला दून भी देखा था, यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे जो ये गड्ढे बन जाते हैं ना, गड्ढे इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं, ये हमारे बर्चेन्स हैं। समझ में आ गया? क्लियर। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट मतलब एरिड क्लाइमेट होता है जो लो वेजिटेशन कवर करता है। वेजिटेशन का मतलब होता है, लो वेजिटेशन का मतलब बहुत कम। अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा मेरे पीछे से, मैं पढ़कर बता देता हूँ। एरिड का मतलब होता है सूखा सूखा वहां पर क्लाइमेट होता है, और लो वेजिटेशन का मतलब बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं। लो लो वेजिटेशन का मतलब बहुत कम। लो फॉरेस्ट, लो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो छोड़ो यार, लो ट्रीज की बात करो, यहाँ पर ट्रीज ही मिलना मुश्किल हो जाता है। कम पेड़ पौधे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। रेनफॉल वेरी लो, सबसे कम पानी यहीं पड़ता है, सबसे कम पानी यहीं पड़ता है। सेंटीमीटर की बात करूं तो 10 सेंटीमीटर पड़ता है, ठीक है। मिलीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की बात करता है, उसी को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? पर ईयर। और सबसे ज्यादा कहाँ पर पड़ता है तो चेरापूंजी में पड़ता है। 400 सेंटीमीटर की बारिश होती है, कभी मासिनराम कभी चेरापूंजी। ओके। रिवर्स की मैं बात करूं तो लूनी इज द ओनली रिवर, लार्ज रिवर इन दिस रीजन। अब यहाँ से पानी कहाँ बह रही है? इसके सबसे साइड वाला इलाका, जैसे यहाँ पर हमारा है ना, तो यहाँ के इस साइड वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से लूनी, इससे टच करके एक रिवर लूनी बह रही है, जो ऐसे जाती है फिर वापस ऐसे घूम जाती है। तो एक रिवर डेजर्ट में बहने वाली, थार डेजर्ट में बहने वाली सिर्फ एकमात्र रिवर है जिसको हम लोग कहते हैं लूनी। ओके। अब मैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करता हूं, तो कोस्टल प्लेन्स के बारे में आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, कि कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या हुआ कि जो ये आपके अरेबियन सी हैं, अरेबियन सी हैं, और ये आपके क्या हैं, बे ऑफ बंगाल हैं। तो बे ऑफ बंगाल में जो ये वाला जो सी के इस पार्ट में जहां पर आप घूमने जाते हैं, जिसको कहते हैं गोवा बीच चलना है, तो मंदारमनी बीच चलना है, तो दीघा बीच चलना है, तो मरीन बीच चलना है, जो बीच आपके इलाका देखने को मिलता है उसी को हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। अब वेस्टर्न कोस्ट मतलब इस पार्ट में क्या कितना है फॉर्मेशन है, इस पार्ट में कितना फॉर्मेशन है, ये देखते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न में देखिए कि अगर हम लोग लोकेशन की बात करते हैं तो वेस्टर्न में बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, इसका मतलब आप समझिए अरेबियन सी हमारा पानी वाला पार्ट यहाँ हुआ, और मैंने पहले बताया था कि एक प्लेन मिलेगा, उसके बाद यहाँ से पहाड़ पर्वत शुरू हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि समुद्र से के बाद तुरंत पहाड़ पर्वत शुरू हो गया, नहीं हुआ। समुद्र के बाद एक बहुत लंबा चौड़ा बीच बना, फिर उसके बाद पहाड़ पर्वत शुरू हुआ। तो जो बीच बना है वही कोस्टल प्लेन्स है, जहां पहाड़ पर्वत शुरू हुआ वो घाट से। क्लियर? तो ये चीज आपको देखना है कि अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो हमारा ये फॉर्मेशन हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट। समझ में आया? ईस्टर्न कोस्ट मतलब बे ऑफ बंगाल वाला जो इलाका है, और ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट जो है, इसके बीच में जो प्लेन फॉर्म हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है। इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो नैरो प्लेन है, मतलब ये बहुत चौड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा चौड़ा देखने को मिलेगा। प्लेन्स कहाँ पर मिलता है देखने को, तो ये आपको मिलते हैं इधर ईस्टर्न वाले पार्ट में, ठीक है, ईस्टर्न वाले पार्ट में देखने को मिलता है। अच्छा, इसी में जैसे डिवीजन की मैं बात करूं, अभी मैं यही बताने वाला था। डिवीजन की मैं बात करूं तो कहता है कोंकण, कोंकण जैसे इसके अलग अलग पार्ट भी किए हुए हैं। क्या इसके अलग अलग पार्ट कैसे किए हुए हैं, तो मैं यहाँ बताता हूँ कि अलग अलग, जैसे यहाँ से मैं लूँ, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे कोंकण पार्ट, ठीक है। मतलब गुजरात से लेकर जो आपके कर्नाटक वाला पार्ट है वहां तक कोंकण पार्ट है, ठीक है। और गोवा तक का वाला पार्ट है वो कोंकण पार्ट हुआ। फिर गोवा से लेकर जो हमारा कर्नाटक तक जो पार्ट है, कर्नाटक का जो पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल पार्ट, जिसको कहेंगे कन्नडा। देखिए कन्नडा है ना, ठीक है। तो ये कोंकण कहाँ से हुआ, तो गुजरात से लेकर कहाँ तक, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक। फिर ये कन्नड़ वाला कहाँ हुआ, कर्नाटक से लेकर केरल तक, ठीक है, सेंट्रल पार्ट है। और ये मालाबार कोस्ट क्या हुआ, तो ये हमारा केरला में है, केरला के पास लाइज करता है इस जगह पे। समझ में आया? अब इसकी विड्थ की मैं बात करूं, विड्थ तो हो गया। अब नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार कहाँ पर है,
तो यहाँ से यहाँ तक जो देखने को मिलता है ईस्टर्न पार्ट में इसको नॉर्दर्न सर्कल बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो देखने को मिलता है इसको कोरोमंडल बोलते हैं। यहाँ नॉर्दर्न सरकार है। तो ये हमें देखने को इस तरह से मिल रहा है कि ये कोस्ट हमारे क्या कहलाते हैं। अब की फीचर्स इसके बारे में बात करूं तो एस्चुरीज एंड लेगून्स बनाती है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि एस्चुरीज क्या होता है और लेगून्स क्या होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप फंस जाएंगे। एस्चुरीज का मतलब क्या होता है, अब देखिए मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं, दिखाना ही होता है ड्रॉ करके, कोई उपाय नहीं है। मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर नर्मदा रिवर है, ठीक है, नर्मदा रिवर है तो यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर बह रही है, तापी रिवर है निकल रही है और ऐसे करके फिर जाके ऐसे बह रही है। यहाँ पे चूंकि इधर के जो रॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हैं, तो ये बहुत ज्यादा कटिंग नहीं हो पा रहा है, और कटिंग नहीं होने की वजह से अपने साथ वो बहुत सारी मिट्टी जो बालू रॉक कटिंग के बाद बनने वाली बालू है वो नहीं अपने साथ ला पा रही है, तो यहाँ पर एक डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है। ओके, तो बस ये क्या कर रही है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा कटिंग कर दे रही है, थोड़ा थोड़ा कटिंग कर रही है, इसी को एस्चुरीज कहते हैं। जैसे आपने कहीं देखा है कि पत्थर से पानी गिर रहा है तो वहाँ कटिंग हो जाता है, उसी तरह से जब ये नदी यहाँ पर गिरती है तो यहाँ कटिंग टाइप का होता है, यहाँ पानी अंदर घुस जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एस्चुरीज। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, लैगून्स की बात करते हैं। लैगून कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर कोई ऐसा स्पेस है, पूरा ऐसे कटिंग एरिया है, ठीक है, ये फिजिकल फीचर्स ही इसका ऐसा है, इसको कोई कटिंग नहीं हुआ है, और इस तरह से पहले से है यहाँ पर पानी घुसा हुआ है, तो इसको हम लोग लैगून्स कहेंगे। जैसे केरल वगैरह में देखते हैं ना, वो नाव वाला होता है, जो रेस होता है, ठीक है, कौन कौन सी कल्ली उसको कहा जाता है, ठीक है, तो इस तरह से जो एक पानी घुस गया यहाँ पर इस कटिंग एरिया में, ये हमारा लैगून्स होता है। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एक्सटेंसिव डेल्टा, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी चिल्का लेक, चिल्का लेक कहाँ पर है, तो चिल्का लेक आपके महानदी में उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो इधर जितने भी हमारे जो इधर वाले पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है, क्या क्या पार्ट मिल रहा है, जैसे एक्सटेंसिव डेल्टा महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो सबसे पहले कहेंगे कि गोदावरी, गोदावरी कहाँ, सॉरी गोदावरी तो यहाँ है, सबसे लंबी है, ऐसे ऐसे करके बहती है गोदावरी यहाँ। महानदी होगा यहाँ, महानदी कौन सा पार्ट में, तो ये उड़ीसा वाला पार्ट में, गोदावरी यहाँ होगा, कावेरी यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद कृष्णा सबसे सॉरी कृष्णा होगा, ये कृष्णा होगा, ठीक है ना, कृष्णा नदी, ये हो गया गोदावरी वाली रिवर, यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है, ये महानदी कर रही है, कृष्णा कर रही है, ये कावेरी कर रही है ना, कावेरी रिवर कर रही है। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। डेल्टा क्या होता है, अपने साथ बहुत सारे मटेरियल उठा कर लाती है और कोई एक जगह जब पर जमा कर देती है, जिससे क्या होता है, जिससे वो जगह पूरा लैस हो जाता है उस मटेरियल से, और एक जगह मतलब फर्टाइल हो गया और पानी के बगल में कर दिया तो वो एक डेल्टा का फॉर्मेशन कर देता है। इसी तरह से हमारा गंगा जो आता है, गंगा और इधर ब्रह्मपुत्र दोनों मिलाकर वेस्ट बंगाल के बगल में जो बंगाल हमारा क्या कहते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद नीचे जो एरिया है माउथ ऑफ गंगा कहा जाता है, वहां पर सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्मेशन करती है, जिसको कहते हैं सुंदर, जिसको कहते हैं सुंदर बन डेल्टा। समझ में आया। तो सुंदरबन डेल्टा यहाँ का फॉर्मेशन होता है। ये सुंदरबन डेल्टा क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका जो सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, यहाँ कोई चीजें नहीं बची है, ओके सारा क्लियर है। अब लास्ट है हमारा आइलैंड्स ग्रुप। आइलैंड ग्रुप क्या कहता है हमारा, क्या कहता है, अरे भाई कहता क्या है, इसे क्या कहना है कि ये जो हमारा पार्ट है, इसी में जो बे ऑफ बंगाल में इस पार्ट में हमारा क्या होगा, इस पार्ट में, और एक इस पार्ट में है जो अरेबियन सी में, तो इधर वाले को कहेंगे हम लोग अंडमान एंड निकोबार, और इधर वाले को कहेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की मैं सबसे पहले बात करूं तो कहता है लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, दे आर बिगर मोर न्यूमरस एंड scattered believed to be an elevated portion of the submarine mountains volcanic origin। एक बात होता है कि हमारे इंडिया में अभी भी एक ऐसे कहते हैं ना कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो अभी तक चल रहा है, वो यहाँ पर निकोबार पॉइंट पे ही आपको मतलब अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो आइलैंड हमारा है इंडिया का वो है अंडमान निकोबार।
इसको अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है, ठीक है। हमारा इंदिरा पॉइंट, एक मैंने सेशन में बताया था, इंदिरा पॉइंट जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉट साउदर्न पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो निकोबार के इस पोजीशन पे देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो आपको सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, आइलैंड्स बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अभी मैं काउंट की बात करूँ तो 572 आइलैंड्स टोटल यहाँ पर मिले हैं, अभी तक टोटल है। बाकी एनसीईआरटी में पुराना है तो वो कम मिलेगा, और अपडेटेड लेंगे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर 32 आइलैंड्स ही देखने को मिलता है लक्षद्वीप में। इसकी जो राजधानी है, इसको राजधानी को कहते हैं कावारत्ती। कावारत्ती इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। अच्छा, जब इसकी बात करूं तो इसका क्यों नहीं होगा भाई, इसके निकोबार में ही पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, इसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों कहता है? क्यों कहता है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बस चलता है, मतलब जो आपके आप विवाद है नॉर्मल यही चलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जिससे कानून संभल जाए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर संभल जाए। बाकी अगर इसके कोर्ट वाला मैटर है तो अंडमान एंड निकोबार का कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता जो है वहां पर चलता है, और लक्षद्वीप वाला का चलता है केरल में, ठीक है। जितने भी जुडिशरी मैटर है वहीं पर सलटते हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर है वो खुद वो लोग संभालता है। ये बात हो गई हमारी। यहाँ पर क्या है कि लक्षद्वीप की मैं बात करूं तो कहता है लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला, these are the small coral island. coral island is the most important island. coral island होता है, और कवरत्ती जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हाई कोर्ट हेडक्वार्टर्स मैंने पहले ही बताया था कि क्या है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, ग्रुप्स हैं इंडिया के, जो देखने को मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत बहुत समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया से आप समझे होंगे। इसके आगे आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बस यही देखने को मिलता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए फिजियोग्राफी रीजन complements the other and makes our country rich in natural resources। बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज है, माउंटेन है तो वाटर फॉरेस्ट करता है, प्लेन है तो ग्रेनरीज करता है, प्लेक्टूज है तो मिनरल्स कंटेन करता है, कोस्टल है तो ट्रेड्स करता है, ट्रेड्स मतलब व्यापार कोस्टल एरिया से एक देश से दूसरे देश करते हैं। तो ये हमारे देश की खासियत को बता रहा है ये ऑल ओवर। तो यही हमारा चैप्टर था। उम्मीद है आप सबको बहुत बहुत मजा आया होगा, आप सीखे होंगे, समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो जरूर करेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपनी जागरूकता दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।